सो बुक का नाम था हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना लिए हैं, हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि कंक्लूजन निकाल रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस कैसे काम कर रहा है। तो उसके लिए हमने टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, टूल्स। तो टूल्स के अंदर हमारे पास 4 टूल थे। कौन कौन से? कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ये 2 हम पढ़ चुके हैं। आज उसके थर्ड टूल पे हम, विच इज रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो आज रेशियो एनालिसिस हमें बताएगा कि किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हो और उससे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हो। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो एनालिसिस होता क्या है? यहाँ पर आप रिलेशनशिप्स पढ़ोगे, रिलेशनशिप्स को स्टडी करोगे बिटवीन द फाइनेंशियल फैक्टर्स। आपको यहाँ पे अलग अलग कुछ फाइनेंशियल फैक्टर्स दे रखे होंगे, कुछ फाइनेंशियल फैक्ट्स दे रखे होंगे, जिसके बेसिस पर आप कुछ कंक्लूजन निकालोगे। जैसे मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास करंट एसेट्स 2 लाख के हैं और आपकी करंट लायबिलिटी 1 लाख की है, तो यहां से आप क्या पता लगा पाओगे कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के टर्म्स में डबल है, जिससे सीधे सीधे ये बात पता चलती है कि इन टर्म्स ऑफ योर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी आप सॉल्वेंट है, यानी कि आप ये एबिलिटी रखते हो कि आप अपनी करंट लायबिलिटीज को अपने करंट एसेट से पे ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं जो आप रेशियो एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं। तो मीनिंग क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, अर्थमेटिक रिलेशनशिप जो है, वो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। ठीक है, बहुत ज्यादा थ्योरी में मैं नहीं जा रही हूँ कि एडवांटेज, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, वो आप एक बार खुद से बुक में रीड करेंगे, आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज की। 4 कैटेगरीज है हमारे पास रेशियोज की, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है लिक्विडिटी रेशियोज, सेकंड है सॉल्वेंसी रेशियोज, थर्ड है टर्नओवर रेशियो जिसको हम एक्टिविटी रेशियोज भी कहते हैं, और फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अगर वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ये लिक्विडिटी रेशियोज क्या रिप्रेजेंट करती है? ये हमारी सॉल्वेंसी को चेक करती है। सॉल्वेंसी का मतलब समझते हैं ना, द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे ऑफ इट्स डेट्स, कि किसी एक फर्म की एबिलिटी कि वो अपने डेट्स को पे कर सकती है या नहीं कर सकती है। और अगर उसी सॉल्वेंसी के आगे मैं वर्ड लगा दूं शॉर्ट टर्म, तो इसका मतलब है वो चेक करेगी कि 1 साल तक की सॉल्वेंसी, कि आप अपने शॉर्ट टर्म फंड्स पे करने की कितनी एबिलिटी रखते हो, वो आपकी लिक्विडिटी रेशियो चेक करती है। क्योंकि लिक्विड का मतलब क्या होता है हमारी अकाउंटेंसी में? इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, ये जो कैश की फॉर्म में है उसके बराबर है। ठीक है, तो ऐसी 2 रेशियोज है हमारे पास जो किसी भी फर्म की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को चेक करती है, जैसे कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के अपने 2 नाम और भी हैं, आपको पता होना चाहिए क्योंकि कुछ भी लिखा हो सकता है, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, तो 2 रेशियोज हैं हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर। उसके बाद आते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। इसके तो नाम में ही सॉल्वेंसी है, बट ये कौन सी सॉल्वेंसी को चेक करते हैं? लॉन्ग टर्म, कि जब भी मुझे ये जानना है कि मेरी फर्म की एबिलिटी कितनी है कि वो अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे कर सकती है, तो मुझे सॉल्वेंसी रेशियोज को कैलकुलेट करना है। और ऐसी 5 रेशियोज है हमारे पास, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। उसके बाद थर्ड है हमारे पास टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियो। टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज ये चेक करता है आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। बेसिकली यहां से आपको ये पता चलता है आप कितनी एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी चीज का जाना। अब सेल्स भी हमारी टर्नओवर को रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे कि मेरी फर्स्ट रेशियो का नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो वो ये बताएगी कि आप अपने स्टॉक, आपका स्टॉक कितनी जल्दी जल्दी आपके यहाँ से चला जाता है। चले जाने का मतलब क्या? वही सेल ऑफ हो जाता है। तो बेसिकली जो टर्नओवर रेशियो है वो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, यानी कि वो ये चेक करते हैं कि आप अपना बिजनेस कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास 6 टर्नओवर रेशियोज हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स या जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 रेशियोज कैलकुलेट करनी है। देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, नाम बता रहा है कि ये क्या चेक करता होगा किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी या उसका अर्निंग पोटेंशियल। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या जिसे आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ 18 रेशियोज है हमारे पास यहाँ पे जो हमें कैलकुलेट करना सीखना है, और हर एक रेशियो का अपना एक ऑब्जेक्टिव है। और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये पता होना चाहिए कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लस कौन सी रेशो हायर बेटर होती है
कौन सी रेशो लोअर बेटर होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशो से, जहां पर आपको दो कैटेगरीज ऑफ रेशोज पढ़नी है, जिसमें एक का नाम है करंट रेशो, दूसरे का नाम है लिक्विड रेशो, क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है, दोनों ही रेशो बहुत ईजी होती है, ईजी टू कैलकुलेट है। दोनों ही रेशो ये चेक करती है कि हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है। तो फॉर्मूला है हमारी करंट रेशो का, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अगर आपको कभी भी ये चेक करना है कि हमारी करंट रेशो क्या है, यानी कि हमारे करंट एसेट्स के कंपैरिजन में हमारी करंट लायबिलिटी कितनी है, तो उसके लिए हम निकालते हैं करंट रेशो। आइडल रेशो है 2:1। आइडल रेशो मतलब कौन सी रेशो अच्छी मानी जाती है, तो वो 2:1 है। 2:1 का मतलब कि जब हमारे करंट एसेट्स हमारी करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में डबल होंगे। अब ये जो मैंने रेशो लिखी है, इस रेशो की फॉर्म को बोलते हैं प्योर रेशो। प्योर रेशो मतलब जहां पर आपको यहां पर 1 दिखेगा, आप कभी भी रेशो को ऐसे निकाल के नहीं छोड़ेंगे 2:3 या 3:2, 5:2, ऐसे नहीं निकालना है। चाहे भले ही आपका आंसर पॉइंट में आए, चाहे आपको ऐसे निकालना पड़े 1.2:1, बट आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है उसको। ठीक है, तो ये हमारी प्योर फॉर्म ऑफ रेशो। कौन सी रेशो, अब लिक्विड रेशो के अंदर अगर हम करंट रेशो की बात कर रहे हैं, तो ये हायर आनी बेटर है या लोअर? ये हायर रेशो आना बेटर है, क्योंकि ये शो करेगा कि आप बेटर लिक्विडिटी पोजीशन में है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप क्विक रेशो या लिक्विड रेशो कैलकुलेट करते हो, या एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं इसे, तो इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स, या फिर अगर आप क्विक रेशो यूज करते हो तो क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब दोनों में फर्क सिर्फ एक ही है, यहां आपने करंट एसेट्स लिखा है, यहां आपने लिक्विड एसेट्स लिखा है। देखो, करंट एसेट्स में कुछ एसेट्स ऐसे भी हैं जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाते, लेकिन लिक्विड एसेट्स में आपको ऐसे ही एसेट्स लेने होंगे जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो। जैसे कि करंट एसेट में एक होती है इन्वेंट्रीज, स्टॉक। स्टॉक क्या एक दिन में बिक जाता है? जब मैं चाहूं तभी बिक जाएगा क्या? नहीं, समय लगता है स्टॉक को बिकने में। तो अगर मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा दूं, या साथ में एक और चीज प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिन पैसे को आप पहले ही पे कर चुके हो, वो कैश में थोड़ी कन्वर्ट होगा, उसके बदले में तो आपको सर्विस मिलेगी या सामान मिलेगा, तो उसको भी हमें वहां से डिडक्ट करना होता है, तब जाके आपको मिलते हैं क्या? लिक्विड या क्विक एसेट्स। अब इसकी भी अपनी एक आइडल रेशो है 1:1, यानी कि जब लिक्विड एसेट्स करंट लायबिलिटी के बराबर आ जाएं, यानी कि आपके पास उतना पैसा है जितने आपके करंट लायबिलिटी है, तो इसका मतलब आप एक अच्छी रेशो में चल रहे हो, एक अच्छी पोजीशन में हो। तो लिक्विडिटी का बेटर इंडिकेटर अगर हमें देखना है तो लिक्विड रेशो ही कैलकुलेट करनी चाहिए। और यहां पर एक और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा वर्किंग कैपिटल का, व्हिच इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लिक्विडिटी रेशो अगर 1 से ज्यादा आती है तो ही बेटर मानी जाती है, और अगर ये 1 से कम आएगी तो ये शो करेगी कि आप अपनी करंट लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लायबल नहीं है। ठीक है, ये तो हो गए बेसिक फॉर्मूले जो आपको बुक में सीधे सीधे लिखे हुए हैं, बट जब आप क्वेश्चंस करने बैठोगे ना जाने कितने सारे फॉर्मूले और निकल के आ जाएंगे। तो मैं उसको करने का आपको बहुत सिंपल सा एक तरीका बता रही हूँ। आप अपनी यही वाली बैलेंस शीट को याद करो, ये बैलेंस शीट आपको बहुत फायदा देगी। इस बैलेंस शीट से हमने एक बात सीखी है क्या, कि टोटल एसेट्स हमेशा किसके बराबर होते हैं? टोटल लायबिलिटी के। हमेशा ये दोनों टोटल्स क्या होते हैं? हमेशा ये दोनों टोटल्स इक्वल होते हैं। और जब हम लायबिलिटीज की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या क्या आता है? 3 मेन हेड आते हैं। एक है शेयर होल्डर फंड, अब हम अपनी कंपनी अकाउंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ठीक है, इस शेयर होल्डर फंड में भी 2 चीजें होती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में 2 चीजें होती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप ना पूरा पूरा नाम लिखना, क्योंकि जब आप कुछ दिनों बाद इसे पढ़ने बैठोगे तो शायद आपको नाम याद ना आए। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना पूरा पूरा। करंट लायबिलिटी में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके हम टोटल डेट भी कहते हैं। भाई डेट का मतलब क्या होता है? उधारी। उधारी 2 तरीके की होती है, लंबे समय की और एक कम समय की। एक 1 साल से ज्यादा की उधारी, एक 1 साल से कम की उधारी है, तो दोनों को मिलाकर टोटल डेट भी कहा जाता है। अब आपको पता है मैंने सिर्फ इसी से ही कुछ फॉर्मूले बना लिए हैं। क्या? सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहले की टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट्स के बराबर होती है। कई बार क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दे रखा था, पता होना चाहिए टोटल लायबिलिटी है। दूसरा, टोटल लायबिलिटी किसके बराबर है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। उसके अंदर पे नहीं जा रहे अभी। तीसरा फॉर्मूला, टोटल डेट किसके बराबर होता है? यस, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। 3 फॉर्मूले जनरेट हो गए, इसी से ही, कुछ याद नहीं करना। अब एसेट साइड पे आते हैं। एसेट साइड्स पे हमारे पास होते हैं नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस
और करंट एसेट्स, और कुछ नहीं करना। यहां से आपको सीधे सीधे एक फॉर्मूला मिला कि टोटल एसेट्स किसके बराबर होते हैं? यस, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस करंट एसेट्स। तो ये चार फॉर्मूले भी अभी आप जब करने बैठेंगे अपने क्वेश्चंस को तो आपको देखने को मिलेंगे और ये यूज भी होंगे, और ये सीधे सीधे आप अपनी बैलेंस शीट से बना सकते हो कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बैलेंस शीट बना के बैठ जाओ। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ठीक है? तो इसे भी आप लोग कॉपी करो, बहुत हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जब भी आप रेशियो के क्वेश्चन करोगे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप रेशियो का फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही आप फॉर्मूला लिखते हो उससे दो चीजों की क्लैरिटी आती है। एक तो ये क्लैरिटी आती है कि आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें पता है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो आप क्वेश्चन में इन्हीं दो चीजों को ढूंढने की कोशिश करोगे। दूसरी चीज, आधा नंबर पक्का कर लोगे, क्योंकि हाफ मार्क फॉर्मूले का आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो कुछ आप करो या ना करो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता हो या नहीं आता हो, आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, अगर याद है तो। अब नहीं याद है तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अब देखो क्वेश्चन में हमें टोटल एसेट्स गिवन है, फिक्स टेंजिबल एसेट्स गिवन है, शेयर होल्डर फंड गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। जो आपको चाहिए वही नहीं है। अब आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा कि कैसे सॉल्व किया जाए, ना तो करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी। तो याद है मैंने आपको क्या बताया, जब कुछ समझना आए ना, एसेट्स और लायबिलिटी की बात हो तो रफ में इसे बना लेना। अब आपको यहाँ पे एक बात पता है ना कि जितने टोटल लायबिलिटीज होते हैं उतने टोटल एसेट्स होते हैं। आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन है 20 लाख, इसका मतलब टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी? 20 लाख। फिक्स टेंजिबल एसेट किधर लिखते हो? यहां पर आपके पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं और वो कितने दे रखे हैं आपको यहाँ पे? 10। के बाद शेयर होल्डर फंड आप इधर लिखते हो, इधर की मेन हेडिंग है शेयर होल्डर फंड है आपके पास 12,80,000। नॉन करंट लायबिलिटी यहां लिखोगे आप कितना? 5,20,000। और उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है आपके पास कितने की? 6 लाख की, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि इनके कुछ मेन हेड्स होते हैं, जैसे कि लायबिलिटी साइड में 3 मेन हेड होते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इसी तरीके से एसेट्स के 4 मेन हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और करंट एसेट्स। आपके पास सब कुछ है, करंट लायबिलिटी नहीं है जो हमें यहाँ चाहिए, करंट एसेट्स नहीं है जो हमें चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं भी दे रखा हो तो चलेगा। अब यहां से आपके पास फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ? टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी है 20 लाख, शेयर होल्डर फंड आ गए आपके पास 12,80,000, नॉन करंट लायबिलिटी है 5,20,000, तो करंट लायबिलिटी कितनी रही होगी? 2 लाख की। कैसे? 20 लाख में से कितना माइनस किया आपने यहाँ पे? 18 लाख, ठीक है? उसके बाद अब आपको क्या चाहिए? टोटल एसेट्स दे रखे हैं। टोटल एसेट्स किसके बराबर? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड करंट एसेट्स। ये है आपके पास 20 लाख, नॉन करंट एसेट्स है आपके पास 10 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 6 लाख। ये नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, करंट एसेट्स निकालने हैं। तो करंट एसेट्स कितना के? 20 लाख माइनस 16 लाख, 4 लाख, ठीक है? बस जो आपकी रिक्वायरमेंट थी पूरी हुई। आपकी करंट रेशो क्या कहलाएगी? अब यहाँ पे करंट एसेट्स कितने हैं? 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो करंट रेशो कितनी आई? 2:1। अब आपने मेरे सॉल्यूशन में एक चीज नोटिस करी कि मैंने कहीं पे रुपीस का साइन लगाया हो या ना लगाया हो। जब मैंने एक्चुअली एक आंसर निकाला है ना तो मैंने रुपीस का साइन लगाया है, और मैंने रेशो के आंसर को भी बॉक्स में डाला है, मैंने फॉर्मूले को भी बॉक्स में डाला है। क्यों? क्योंकि हमें ना मेन चीजें हाईलाइट करनी है। आप जब भी कोई फॉर्मूला यूज करो कोशिश करो कि उसको भी बॉक्स में आप डालो, ठीक है? ठीक है, प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दो। क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन पे आ जाओ अब। चलो 5th क्वेश्चन के अंदर आपको आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है 6 लाख की। उसके बाद आपके पास टोटल डेट है 27 लाख के, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है आपको 24 लाख की। कैलकुलेट द करंट रेशो। कुछ भी करने से पहले याद करना है करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब चाहिए क्या? करंट एसेट्स है क्या क्वेश्चन में? देखो जरा, कहीं से कहीं तक आपको क्वेश्चन में करंट एसेट्स नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या आपके पास करंट लायबिलिटी है? नहीं, बट आपके पास ना 2 चीजें हैं जिसके आपको फॉर्मूले पता है।
आपको क्वेश्चन में दे रखा है वर्किंग कैपिटल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एट द सेम टाइम आपके पास है टोटल डेट। डेट का मतलब क्या होता है, उधारी। उधारी दो तरीके की आपके पास, लंबे समय की और कम समय की, यानी कि टोटल डेट किसके बराबर होता है, एनसीएल प्लस सीएल। तो आपके पास टोटल डेट कितने दे रखे हैं, 27 लाख, जिसमें से नॉन करंट लायबिलिटी कितने की है, 24 लाख की। तो करंट लायबिलिटी कितनी निकल कर आई, 3 लाख की। बताइए यहां तक कोई दिक्कत। अब इसी करंट लायबिलिटी को यूज करके आप करंट एसेट्स निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स कितने के आ गए, 9 लाख के। तो बताओ भाई करंट रेशो 9 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो करंट रेशो क्या निकल कर आई, 3:1। कोई दिक्कत। सो 10th क्वेश्चन इज, a company had current assets of 4,50,000 and current liabilities of 2 lakh. Afterward, it's purchased goods for rupees 30,000 on credit. Calculate the current ratio after purchase. आपको क्वेश्चन में करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है अगेन, बट आफ्टर परचेज। आफ्टर परचेज मतलब कि आपने ना कुछ गुड्स खरीदे हैं ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले तो देखो हमने फॉर्मूला लिख ही लिया है, हाफ मार्क्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। करंट एसेट्स भी गिवन है, करंट लायबिलिटीज भी गिवन है, दोनों चीजें गिवन है। अगर इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। उन्होंने बोला है कि आपको करंट रेशो आफ्टर परचेज निकालनी है। आफ्टर परचेज क्या, एक ट्रांजेक्शन दिया आपको क्वेश्चन में, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड परचेज ऑन क्रेडिट लिखा है। अब आप देखो कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ होगा। अगर आपने गुड्स परचेज किए होंगे तो क्या आपके करंट एसेट्स पे इसका कोई इंपैक्ट आया होगा। गुड्स परचेज मतलब स्टॉक, एंड स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, जो उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। एट द सेम टाइम आपने वो गुड्स ऑन क्रेडिट खरीदे हैं उधार पे, तो आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई होंगी क्योंकि क्रेडिटर्स आए होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब इस परचेज की वजह से आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ऑलरेडी आपके पास करंट एसेट्स है 4,50,000 के, और आपने ऐसे कितने के गुड्स परचेज किए, आपने और 30,000 के गुड्स परचेज किए। करंट लायबिलिटी आपके पास ऑलरेडी 2 लाख की है, आपने 30,000 के और परचेज किए तो क्रेडिटर्स 30,000 से बढ़ गए। तो करंट रेशो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000, तो आपकी करंट रेशो आई 2.09:1। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपको प्योर रेशो में कैलकुलेट करना है, चाहे आपका आंसर डेसिमल में आए लेकिन अपॉन में 1 ही आना चाहिए। आप इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, ये प्योर रेशो की फॉर्म में कैलकुलेट होती है। ठीक है। 22 के अंदर मूल लिमिटेड हैज अ करंट रेशो ऑफ 3.5:1 एंड अ क्विक रेशो ऑफ 2:1। इफ द इन्वेंटरी इज 24,000, कैलकुलेट द टोटल करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स। हमें क्वेश्चन के अंदर 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको करंट रेशो गिवन है, फॉर्मूला हमने लिख दिया है, वैल्यू पुट कर देते हैं जो अवेलेबल है 3.5:1। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी एज इट इज छोड़ दीजिए। उसके बाद क्विक रेशो आपको गिवन है 2:1, तो इसे क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी इतना लिख के छोड़ दो। तीसरी इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि 24,000 की इन्वेंटरीज है और कुछ नहीं आपके पास। तो ऐसे में जो इक्वेशन बन रही हो वो इक्वेशन आप बनाओ। जैसे कि यहां पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी दैट आपके करंट एसेट्स आपकी करंट लायबिलिटी के 3.5 टाइम्स है। तो यहां से मिली आपको इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप यहां पर भी एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दैट 2CL इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स। अब आपके पास क्विक एसेट का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या कहता है, दैट क्विक एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। देन 2CL इज इक्वल्स टू करंट एसेट की वैल्यू कितनी है 3.5CL, इन्वेंट्री कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 24,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 0। तो यहां से आपको मिलेगा -1.5CL इज इक्वल्स टू -24,000। आप 3.5 इधर लेके जाओगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ गया आपका 16,000। अब आपके पास करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ चुकी है, तो आप यहां पर करंट एसेट्स भी निकाल सकते हो। 3.5 इंटू 16,000, तो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई 56,000।
ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेशियोज गिवन हो और वो आपसे कोई भी एक एलिमेंट पूछ सकते हैं। So question number 29 is calculate the quick ratio from the following. Working capital है 4 लाख, total debt है 18 लाख, non current liability 16 लाख, inventories है 1,90,000 and prepaid expenses are 10,000. आपको क्विक रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला हमें अब पता है क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। आपके पास क्वेश्चन में ना तो क्विक एसेट्स है ना ही करंट लायबिलिटी है। जब हमें अब कुछ रास्ता नहीं दिख रहा तो आपके पास ना क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके खुद के फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहली चीज उन्होंने दे रखी है वर्किंग कैपिटल, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिर उसके बाद टोटल डेट्स दे रखे हैं और टोटल डेट का भी आपके पास फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब तो याद हो गए होंगे। अब मेरे पास वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए ना तो करंट एसेट्स है ना करंट लायबिलिटी, तो मैंने अभी तो इसको ड्रॉप कर दिया। मैं यहां पर आई टोटल डेट पे, तो टोटल डेट्स मेरे पास 18 लाख के हैं और वहीं पे नॉन करंट लायबिलिटीज मेरे पास 16 लाख की है। तो यहां से मुझे करंट लायबिलिटी मिल गई है 2 लाख की। ठीक, अब इसी का इस्तेमाल करके मेरे पास करंट एसेट्स आ सकते हैं जहां पे वर्किंग कैपिटल है 4 लाख, करंट एसेट्स हम निकालना चाहते हैं, करंट लायबिलिटी 2 लाख की है, तो करंट एसेट्स कितने के हो गए 6 लाख के। ठीक है, तो क्विक रेशियो निकालने के लिए मेरे पास करंट लायबिलिटी तो है 2 लाख की पर क्विक एसेट्स नहीं है। अब क्विक एसेट्स हम कैसे निकालते हैं? क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब आपके पास करंट एसेट्स आ चुके हैं 6 लाख के, इन्वेंट्री आपके पास क्वेश्चन में 1,90,000 की है, 10,000 के प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो आपके पास क्विक एसेट्स कितने के हैं 4 लाख। तो बस ये 4 लाख आप यहां लिखेंगे तो क्विक रेशियो भी आ गए 2:1। देखो आप देख रहे होगे चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले का लिंक पता है ना तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है आपके लिए, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। एक क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं, उसके बाद ये वाली रेशियोज को खत्म करेंगे। आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दे रखे हैं 11 लाख, फिक्स्ड एसेट्स है 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख एंड देयर वाज नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कैलकुलेट द करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में ना तो करंट एसेट्स हैं बट करंट लायबिलिटी तो है। कितने की करंट लायबिलिटी है आपके पास? करंट लायबिलिटी भी नहीं है हमारे पास, लेकिन ना हमारे पास टोटल एसेट्स है, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब याद करो मैंने आपको टोटल एसेट का फॉर्मूला बता रखा है, या तो अपनी बैलेंस शीट का इस्तेमाल करा करो, याद है ना बैलेंस शीट बताइए यहाँ क्या क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और करंट एसेट्स, और जो इधर का टोटल होता है वही इधर का टोटल होता है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर टोटल एसेट्स हैं, किसके बराबर होते हैं? नॉन फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस करंट एसेट्स। अब टोटल एसेट्स कितने के हैं? 11 लाख के। करंट एसेट्स जिसको हम फिक्स्ड एसेट्स ही कहते हैं वो आपके पास 5 लाख रुपीस के हैं। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास है ही नहीं, क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली बता दिया है। और देखो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं तो क्लियरली आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, तो उसको भी 0 मान लो। अब बचे करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स सीधे सीधे आपके निकल कर आ चुके हैं 6 लाख के। ठीक है, चलो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई? हाँ जी, ठीक है। तो करंट रेशो में हमें 6 लाख के करंट एसेट्स तो मिल चुके हैं। अब अगली चीज चाहिए करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी निकालने के लिए मेरे पास क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज दे रखी है मुझे, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे हमारे काम आ सकती है इस काम को करने के लिए? देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का ना फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। यानी कि आप ये कह रहे हो कि इन दोनों का टोटल कितना है? इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है आपको? 10 लाख। पर अभी भी मेरी करंट लायबिलिटी की रिक्वायरमेंट कहां पूरी हो पा रही है? चलो एक बार बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट में इधर होता है शेयर होल्डर फंड, फिर होती है नॉन करंट लायबिलिटी और फिर होती है करंट लायबिलिटी। अगर मुझे टोटल मिल जाए तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो सकता है। कैसे? आपको टोटल एसेट्स दे रखे हैं, कितने के हैं? 11 लाख। इसका मतलब ये भी 11 लाख होगी। इन दोनों का टोटल वो कह रहे हैं 10 लाख है, तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी क्या रही होगी? 1 लाख की। ये हमने खुद जज कर लिया ना, कहीं से कहीं तक ये फॉर्मूला क्वेश्चन में आपको बुक में गिवन ही नहीं होगा।
आपको फॉर्मूले कुछ खुद बनाने पड़ते हैं। बैलेंस शीट आपकी बहुत हेल्प करेगी कि आप कहां से जज कर सकते थे कि ऐसा हो सकता है। तो देखो यहां से आपको क्या फॉर्मूला मिला, यहां से आप इसको लिखेंगे दैट टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी एंड टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 11 लाख। ठीक है, नाउ टोटल लायबिलिटी किसके बराबर हो गई, इन दोनों को मैं क्या बोल सकती हूँ, अब इन दोनों को मैं कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकती हूँ प्लस करंट लायबिलिटी। यहां से आपका फॉर्मूला जनरेट हुआ। तो 11 लाख इज इक्वल्स टू 10 लाख प्लस सीएल, तो आपकी सीएल की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 लाख। तो देखो यहां से अब आपने अपना आंसर निकाल लिया है। सो योर करंट रेशियो इज 6:1। क्लियर? चलिए, अब हमने लिक्विडिटी रेशियोज कंप्लीट कर ली। अब सेकंड टाइप ऑफ रेशियो है हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियोज। हमने जब इंट्रो लिया चैप्टर का तो तभी हमने ये पढ़ा कि सॉल्वेंसी रेशियोज चेक करती हैं हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, यानी कि एक फर्म की एबिलिटी कि वो अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे ऑफ करने लायक है या नहीं। तो उसमें सबसे पहली रेशियो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो एज अ नेम सजेस्ट, ये बताएगा द रिलेशनशिप बिटवीन द डेट एंड इक्विटी, कि एक कंपनी कितना डेट पे डिपेंड है और कितना इक्विटी पे डिपेंड करती है, ये चीज आप जज कर सकते हो इस रेशियो से। बट सबसे पहले हम समझ लें कि डेट का मतलब क्या है। फॉर्मूला तो है डेट अपॉन इक्विटी, बहुत इजी है, नाम से ही आपको फॉर्मूला पता चल रहा है डेट अपॉन इक्विटी। बट यहाँ पर डेट से आपका क्या मतलब है, डेट तो दो तरीके के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। बट जब भी हम यहाँ पे सिर्फ डेट बोलेंगे ना तो उसका मतलब सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी होगा, यानी कि यहाँ हम करंट लायबिलिटी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद दूसरा टर्म लिखा हुआ इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। तो इसका दूसरा नाम शेयर होल्डर फंड भी है और इसका तीसरा नाम प्रोप्राइटर्स फंड भी है। और फॉर्मूला क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। और शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगी और इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगी। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व्स होंगे, यानी कि अगर किसी भी चीज के आगे अगर रिजर्व लिखा है, चाहे वो जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, चाहे किसी भी तरीके का रिजर्व दे रखा है, वो आएगा। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, और देखो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जब आप टोटल आप कर लोगे तो आपको इक्विटी मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर भी जो आइडल रेशियो है वो 2:1 है, यानी कि ये बेनिफिशियल रहता है कि इक्विटी के कंपैरिजन में जो डेट है वो डबल हो। ठीक है, अगर ये हायर रेशियो आती है आपकी, मतलब आपको 2:1 से भी ज्यादा ये रेशियो देखने को मिलती है, तो ये शो करेगी कि जो कंपनी है वो ज्यादा डिपेंड करती है डेट के ऊपर, और डेट ज्यादा लेना हाई रिस्क को शो करता है, यानी कि सेफ्टी कम है। वहीं पे अगर ये रेशियो लो आती है, यानी कि 2:1 से थोड़ी सी कम आ रही है, तो वो ये शो करेगा कि अब आप इक्विटी पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हो, आप डेट से पैसा कम रेज करते हो और उससे सेफ्टी मार्जिन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, वाइवा में इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालना है और आपके पास इंफॉर्मेशन है, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, जनरल रिजर्व है 90,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 50,000, 10% डिबेंचर्स है 1,30,000 और करंट लायबिलिटीज दे रखी है आपको 1 लाख की। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, डेट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, डेट की, और डेट से मतलब क्या होता है यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी आप जिसे कहते हैं। देखिए बताइए कौन सी है नॉन करंट लायबिलिटी, डिबेंचर्स क्या होते हैं, क्वेश्चन खुद ना कहे, डिबेंचर्स नॉन करंट ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिबेंचर्स कभी करंट लायबिलिटी नहीं हो सकते हैं, बट वो स्पेसिफाइड, सिर्फ डिबेंचर्स को हम नॉन करंट लायबिलिटी ही कह सकते हैं। तो आपके पास डेट आ गए 1,30,000 के। नाउ अब हमें चाहिए इक्विटी। अब इक्विटी के लिए मैंने कहा शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल है हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख की। रिजर्व के नाम से एक जनरल रिजर्व है 90,000 और एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 50,000 का प्रॉफिट। क्या करंट लायबिलिटी का कोई रोल है, कोई रोल नहीं है। तो टोटल इक्विटी कितने की आई, 6,40,000। बस यहाँ पे आप पुट कर दीजिए अपनी डेट इक्विटी रेशियो के लिए 1,30,000
डिवाइडेड बाय 6,40,000, तो डेट इक्विटी रेशियो निकल कर आई 0.2031। इसको भी आप प्योर रेशियो की फॉर्म में ही निकालेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, चाहे डेसिमल में आंसर आए कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको निकालना होता है, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक 0 आ गया था तो आपको 3rd डिजिट भी निकालनी होगी। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। सो 42 क्वेश्चन के अंदर भी आपको डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करनी है। आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 8,40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1,40,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 56, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी हैं 10%, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, बहुत कुछ है, बाद में देखेंगे। पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? डेट अपॉन इक्विटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास डेट कौन कौन से है। अगेन डेट का मतलब क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी है क्या आपके पास? आपको क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी हैं। देखो आप याद करो थोड़ा सा फिर से बैलेंस शीट की तरफ। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है ना, उसके अंदर भी 2 चीजें आती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इन दोनों को मिला के बनती है नॉन करंट लायबिलिटी। तो आपको क्वेश्चन में दोनों चीजें ही तो गिवन है, जिसमें 4,20,000 की तो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और 1,40,000 के लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये टोटल कितना आ रहा है? 1,60,000। उसके बाद इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इक्विटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वैसे में क्या करें? कोई फॉर्मूला भी ध्यान नहीं आ रहा। तो याद है जब फॉर्मूला ध्यान नहीं आता तो क्या करते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। यहां पर आपको बैलेंस शीट के लिए अगर मैं देखूं तो मुझे एसेट्स की सारी चीजें दे रखी हैं। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और करंट एसेट्स आते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देखो जरा फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं 8,40,000 के, पर डेप्रिसिएशन भी है, ग्रॉस है वो। ग्रॉस का मतलब उसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्टेड नहीं है, और ये नेट फिक्स्ड एसेट्स होते हैं बेसिकली। तो यहां पर आप 8,40,000 में से 1,40,000 माइनस करोगे तो कितने हो गए? 7 लाख। तो ये हो गए आपके 7 लाख के। फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है आपके पास, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000, 56, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 56 और करंट एसेट्स 50,000, 1,40,000 के, 3,50,000। तो अब यहाँ पर हमारा टोटल कितना आ रहा है? हमारा 11,20,000। भाई अगर एसेट्स 11,20,000 के हैं तो लायबिलिटी भी 11,20,000 की हुई, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। आपने अभी अभी नॉन करंट लायबिलिटी निकाली है यहाँ पे 5,60,000 और क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी आपको गिवन है 2,80,000। तो क्या शेयर होल्डर फंड नहीं निकल सकता? 11,20,000 में से आप कितना माइनस करोगे? 8,40,000। 11,20,000 में से 8,40,000 माइनस करें, कितने का आया शेयर होल्डर फंड? तो ये आया आपका 2,80,000, ठीक है। अब यहां से बेसिकली फॉर्मूले में बहुत बार आपको लिखवा चुके, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। आपने सबसे पहले यूज किया अपना फॉर्मूला टोटल एसेट्स का। टोटल एसेट इक्वल्स टू एनसीए प्लस एनसीआई प्लस एलटीएलए प्लस सीए। तो आपको ये 11,20,000 मिल गया। फिर उसके बाद आप लिखेंगे टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी। फिर टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो वहां से आपको शेयर होल्डर फंड मिल चुका है कितना? 2,80,000। तो डेट है आपके पास 5,60,000 के और ये है आपके पास 2,80,000। तो रेशियो कितनी निकल कर आई? 2:1, ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है आपके पास, कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख की, शेयर होल्डर फंड है 2 लाख का और डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने। सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है भाई। हम बाद में देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि हमें आधा नंबर अपना पक्का करना है। सो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, जहां पर डेट से हमारा मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट से और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड तो आपको क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है, 2 लाख का हमें शेयर होल्डर फंड यानी कि जिसे हम इक्विटी कहते हैं वो गिवन है। अब बात आती है डेट की। अब डेट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारा काम करेगा, जिसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख की, शेयर होल्डर फंड 2 लाख है और आपको चाहिए नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी निकल कर आ चुकी है 6 लाख और नॉन करंट लायबिलिटी को ही आप डेट कहते हो। सो योर डेट इक्विटी रेशियो इज 3:1। सिंपल। 7 पे आओ। अब क्वेश्चन नंबर 47 कहता है
मोनिका लिमिटेड हैज क्विक रेशियो ऑफ 1.5:1। आपको क्वेश्चन में क्विक रेशियो गिवन है और उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। हाँ, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, तो ये हो गया 1.5:1। अभी आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हमने ये लिखकर रख दिया कि क्विक रेशियो कितनी है। उसके बाद इट्स वर्किंग कैपिटल इज 1,20,000, इट्स इन्वेंट्रीज आर ऑफ 80,000, टोटल एसेट्स ऑफ 3,80,000 एंड टोटल डेट्स ऑफ 2,80,000। ठीक है, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है। निकालना क्या है पहले तो वो देखते हैं। हमें निकालना है क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशियो। अब डेट इक्विटी रेशियो के लिए अगेन क्या चीज की जरूरत है? डेट अपॉन इक्विटी। क्या क्वेश्चन में आपके पास डेट है? मेरे पास क्वेश्चन में डेट के नाम से टोटल डेट है। अब ये बात इतने क्वेश्चंस करने के बाद ये तो हमें याद हो चुका है कि टोटल डेट्स का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो अगर मेरे पास टोटल डेट्स 2,80,000 के हैं पर मेरे पास ना तो नॉन करंट लायबिलिटी है ना ही करंट लायबिलिटी है, तो चलो अब इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। उसके अलावा आपके पास ना क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल भी है, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में टोटल एसेट्स भी हैं। अब टोटल एसेट्स हमेशा किसके बराबर होते हैं? टोटल एसेट्स बराबर होते हैं टोटल लायबिलिटी के। और टोटल लायबिलिटी में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, है ना। अब आपको दिख रहा है कि ये और ये इक्वल है। इसका मतलब अगर टोटल लायबिलिटी 3,80,000 की है, शेयर होल्डर फंड हमें नहीं पता कि कितने का है, बट हाँ इन दोनों का टोटल हमें जरूर क्वेश्चन में गिवन है। वो कितने का टोटल है आपके पास? 2,80,000 का। तो देखो यहां से आपको शेयर होल्डर फंड मिल गए, डायरेक्टली आपको शेयर होल्डर फंड मिल गए 1 लाख के, और इसी को ही आप इक्विटी कहते हो। चलो एक रिक्वायरमेंट पूरी हुई। अब आपको दूसरा ढूंढना है डेट यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी। किसी तरीके से अगर मुझे करंट लायबिलिटी मिल जाए तो बस काम बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर करंट लायबिलिटी निकालने के लिए यहाँ मेरे पास या तो करंट एसेट्स आ जाएं या फिर किसी तरीके से नॉन करंट लायबिलिटी मिल जाएगी तो काम ही बन जाएगा। क्या करें? ये रेशो क्यों दे रखी है? कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से नॉन करंट लायबिलिटी निकाली जाए। मैंने देखा यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि रेशो दे रखी है। इस रेशो का कुछ तो यूज होगा, कहीं ना कहीं यहाँ से करंट लायबिलिटी निकलनी होगी, बट क्विक एसेट्स भी तो नहीं है। क्विक एसेट्स को थोड़ा सा और ओपन करके देखें तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, कुछ ऐसा होता है। क्वेश्चन में आपको कुछ दे रखा है, आपके पास इन्वेंट्रीज है 80,000 की, ये जीरो यानी करंट एसेट्स माइनस 80,000, ये हो गया जीरो। अभी भी लेकिन समस्या तो वहीं की वहीं खड़ी है, अभी भी हमारे पास नहीं आया, बट हाँ ये वैल्यू यहाँ पुट जरूर की जा सकती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 1.5 CL इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस 80,000। अब यहां से आप करंट एसेट की वैल्यू निकाल लो 1.5 CL प्लस 80,000, और इस वैल्यू को यहां पुट करो। आपके पास कितने के हैं वर्किंग कैपिटल? 1,20,000 की वर्किंग कैपिटल है, और ये है 1.5 CL प्लस 80,000 माइनस CL। तो 1,20,000 माइनस 80,000 कितना हो जाएगा? 40,000। 1.5 माइनस 1 तो 40,000 डिवाइडेड बाय 0.5, 80,000 की करंट लायबिलिटी आ गई। ठीक है, अब 80,000 की करंट लायबिलिटी आ गई। टोटल डेट से आपके पास 2,80,000 के, एनसीएल हम निकालना चाहते हैं, ये हमें 80,000 मिल चुका है, तो एनसीएल कितना आ गया? 2 लाख। तो यहां आपने 2 लाख लिखा अपनी नॉन करंट लायबिलिटी, तो डेट इक्विटी रेशियो कितनी आई? 2:1। अब देखो कितना फॉर्मूले का खेल है, कहां से हमने फॉर्मूले निकाले हैं पहले। तो सोल्वेंसी रेशियोज में हमारे पास सेकंड रेशियो है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। हमने डेट इक्विटी में रिलेशनशिप पढ़ा बिटवीन द डेट एंड इक्विटी, अब वही रिलेशनशिप हम लोग पढ़ेंगे बिटवीन द टोटल एसेट्स एंड डेट, और फॉर्मूला भी यही कहता है टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, जहां पर टोटल एसेट्स हमारे किस चीज का समेशन है? आपके नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड करंट एसेट्स। अब मैंने डायरेक्टली इससे लिख दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बहुत तरीके से ये चीज बता चुकी हूँ। और डेट का मतलब सीधा सीधा क्या है? आपके नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर ये रेशो हाइयर आती है
तो ये लेंडर्स की सेफ्टी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जितने ज्यादा एसेट्स आपके पास होंगे दैट मींस आपकी उतनी एबिलिटी है कि आप अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे ऑफ कर सकते हो। बट अगर ये रेशो लो आती है तो लोअर सेफ्टी है फॉर द लेंडर्स। आप यहाँ पे चाहिए चीज ऐड भी कर सकते हो कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55 पे। सो क्वेश्चन इज टोटल डेट 15 लाख, करंट लायबिलिटी 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखना है। देखो एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसे मत लिखना जैसे मैं लिख रही हूं, ऐसे लिखना, ठीक है, पूरा पूरा लिखना है। ये तो हम फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैं ऐसे लिख देती हूँ। अब आपको चाहिए क्वेश्चन में टोटल एसेट्स, बट आपके पास क्वेश्चन में टोटल एसेट्स तो है ही नहीं। और डेट की मैं बात करूं तो टोटल डेट है आपके पास, ठीक है। तो आपको टोटल एसेट्स और डेट रेशियो निकालने के लिए टोटल एसेट्स और डेट चाहिए। क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्टली ना तो टोटल एसेट्स है ना ही डेट, बट आपके पास क्वेश्चन में एक चीज अवेलेबल है। टोटल डेट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। हमारे पास टोटल डेट है 15 लाख के, नॉन करंट लायबिलिटी तुम निकालना चाहते हैं, और करंट लायबिलिटी कितने की है? करंट लायबिलिटी हमारे पास 5 लाख की। तो नॉन करंट लायबिलिटी आ गई हमारे पास 10 लाख। तो डेट तो मिल गई आपको, इसी को ही आप डेट कह देते हो। उसके बाद अगली दौड़ है हमारी टोटल एसेट्स निकालने की। अब देखो क्वेश्चन में मुझे कहीं फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये सब चीजें नहीं है, तो पता है कहां से रास्ता निकलेगा? हमेशा फिर ऐसा रास्ता निकलता है टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी से। अब टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होती है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब आपके पास शेयर होल्डर फंड होना चाहिए, नॉन करंट लायबिलिटी होनी चाहिए, करंट लायबिलिटी होनी चाहिए। देखो टोटल डेट इन दोनों का समेशन होता है, और वो आपके पास ऑलरेडी 15 लाख है। अगर कहीं से शेयर होल्डर फंड भी मिल जाए तो काम बन जाएगा। अब उसके लिए आपने कहा कि हमारे पास एक और चीज अवेलेबल है, क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। कितने की कैपिटल एम्प्लॉयड है? 15 लाख। आपके पास 15 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है, और शेयर होल्डर फंड आप निकालना चाहते हो। नॉन करंट लायबिलिटी अभी आप निकाल के आए हो 10 लाख की, तो आपके शेयर होल्डर फंड आ गए 5 लाख के, ठीक है। अब इसी को आप यहाँ पे यूज करोगे तो लायबिलिटी आपकी निकल कर आएगी 20 लाख, और अगर टोटल लायबिलिटी 20 लाख है तो टोटल एसेट्स भी कितने होंगे? 20 लाख। तो बस अब आपके पास दोनों चीजें अवेलेबल है, ये है 20 लाख और ये है 10 लाख। तो रेशो आ गई आपकी 2:1। बताइए कोई डाउट है? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59 पे। अब फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। आपको बहुत सारी चीजें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर पढ़ेंगे। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है टोटल एसेट्स की। आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स की बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी है, डेप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बट क्या सारी चीजें टोटल एसेट्स में आती है? नहीं। हम अपनी हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या आता है। नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और प्लस करंट एसेट्स। तो अब देखो जरा, आपके पास क्वेश्चन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और उसके ब्रैकेट में लिखा है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब है कि उसमें से अभी तक आपने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया। यहां आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही लिखना होता है। तो अगर 6 लाख की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और उसके ऊपर 1 लाख का डेप्रिसिएशन है, तो कितने के नॉन करंट एसेट्स आए? उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपको देखो नेक्स्ट ही दे रखे हैं सीधे सीधे 10,000 की, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 40,000 की है, और करंट एसेट्स आपके पास 2,50,000। तो देखो आपको टोटल एसेट्स मिल गए। आपके टोटल एसेट्स आ चुके हैं 8 लाख के। अब ऐसे ही आपको डेट की रिक्वायरमेंट है, और डेट को आप बोलते हो नॉन करंट लायबिलिटी। आप देखो क्या आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी पहले डायरेक्ट है क्या? देखो नॉन करंट लायबिलिटी भी ना 2 चीजों से मिलकर बनती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब आपको वो दे रखा है, आपको क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी है 3 लाख, आपके पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है 1 लाख, तो आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी हो गई 4 लाख की। ठीक है भाई, बस सारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई। आपके पास एसेट्स आ गए 8 लाख के,
और डेट आ गए आपके पास 4 लाख के, तो रेशो निकल कर आ गई 2:1। ठीक है। थर्ड रेशो है हमारे पास यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। अगेन अब यहाँ पर आप अपनी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी चेक करने जा रहे हो कि आपकी अब इक्विटी आपके टोटल एसेट्स के कितने टर्म्स में, मतलब कितने टाइम्स आप ये देख सकते हो कि आपके प्रोप्राइटर फंड कितने और आपके टोटल एसेट्स उसके कंपैरिजन में कितने हैं, तो उनके बीच का रिलेशनशिप प्रोप्राइटरी रेशो बताता है। प्रोप्राइटर्स फंड को ही शेयर होल्डर फंड और इक्विटी कहते हैं, ये भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। अगर ये रेशो हायर आती है तो वही एडिक्वेट सेफ्टी है हमारे अनसिक्योर्ड लेंडर्स के लिए, बट अगर वहीं पे ये रेशो आपकी लो देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि वहां पर उनको सेफ्टी नहीं है। बट बहुत ज्यादा हाई रेशो आना भी ये ठीक नहीं होता है। ठीक। अच्छा, ये इकलौती ऐसी सोल्वेंसी रेशो है जिसे आप प्योर रेशो और परसेंटेज दोनों की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। अब देखो क्वेश्चन जो है 61, उसके अंदर आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व्स इन सरप्लस, डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और अदर करंट एसेट्स दे रखे हैं। हम सबसे पहले प्रोप्राइटर्स फंड की अगर बात करें तो हमें पता है कि प्रोप्राइटर्स फंड होता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आती है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स इन सरप्लस। तो आपके पास देखो शेयर कैपिटल 3 लाख प्लस 1.5 लाख, यानी कि शेयर कैपिटल आपके पास दो तरीके की है ना, इक्विटी और प्रेफरेंस, तो दोनों का टोटल आ गया आपको 4,50,000। रिजर्व्स इन सरप्लस आपको 75 के गिवन है, तो दैट मींस आपके पास प्रोप्राइटर्स फंड आ गया है 5,25,000। चलो, एक रिक्वायरमेंट पूरी हुई। अब टोटल एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में ना कहीं आपको टोटल एसेट्स डायरेक्ट ही दे रखे हैं। जरा अगर हम ध्यान से देखें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अदर करंट एसेट्स, तीनों ही तो टोटल एसेट्स का पार्ट है, और आपको उन्होंने टोटल दे रखा है कितना, 7,50,000। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0.70:1, और अगर आप इसे इंटू 100 कर देंगे ना तो ये 70% हो जाएगा। तो प्रोप्राइटरी रेशो परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 63 है, थोड़ा सा डिफरेंट है और डायरेक्ट करने लायक नहीं है, मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशो इफ टोटल एसेट्स टू डेट रेशो इज 2:1। डेट दे रखे हैं 5 लाख के, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 लाख एंड द रेट ऑफ टैक्स इज 40%। आजादी क्या क्या दे दिया है, एक काम करते हैं, जो जो इन्होंने दिया है उसे लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो उन्होंने हमें कहा कि प्रोप्राइटरी रेशो निकालनी है, हमने फॉर्मूला लिख दिया प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। वो दे रखी है आपको 2:1, और उसी के आगे देखो डेट भी दे रखे हैं 5 लाख के। क्या मिला यहाँ से मिल गए 10 लाख, यहां से मिल गए आपको टोटल एसेट्स 10 लाख के। ठीक है, हमारी एक रिक्वायरमेंट पूरी हुई। आगे क्या है हमारे पास, आगे दे रखा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल ना 0.5 है, किसका, डेट का 0.5 है। अब आपके पास 0.5 इंटू डेट कितने के हैं क्वेश्चन में, 5 लाख के। इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की रही होगी, 20 लाख, नहीं 2.5 लाख की। आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। आगे बोला गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4 इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल 62,500। आगे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 10 लाख एट द रेट ऑफ टैक्सेस 40%। आपको चाहिए होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्यों अभी बताती हूँ, पहले निकाल लें फिर बताती हूँ। 10 लाख का टैक्स है, सॉरी 10 लाख का प्रॉफिट है और उसके ऊपर 40% का रेट ऑफ टैक्स है, तो 10 लाख का 40% कितना हुआ, 4 लाख। तो ये आ गया आपका 6 लाख। क्यों मुझे ये निकालने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मुझे ना प्रोप्राइटर्स फंड निकालना है, और प्रोप्राइटर्स फंड होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। भाई शेयर कैपिटल तो ये रही आपके दोनों 2,50,000 प्लस 62,500, आपका 3,12,500। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब होता है सारे रिजर्व्स,
लेकिन सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। तो इसलिए मुझे ये कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी। तो ये आया हमारा 6 लाख। तो बेसिकली 9,12,500 का आपके पास प्रोप्राइटर्स फंड आ चुका है। तो बस आप इसे यहाँ पे लगा दो। यस, 0.912:1 ये आ गया हमारा आंसर। परसेंटेज में निकालना है, इनटू 100 कर देना। ठीक है, तो यहां तक हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सॉल्वेंसी रेशियो में नेक्स्ट हमारे पास जो रेशियो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नाम क्या कह रहा है? इंटरेस्ट कवरेज, यानी कि एक ऐसी रेशियो है जो ये बताती होगी ना कि आप कितना इंटरेस्ट कवर कर सकते हो। पर इंटरेस्ट कवर कहां से किया जाता होगा? प्रॉफिट से। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताती है कि आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको आप EBIT कहते हो, वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है। मतलब कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है, और आपको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो 1 लाख का प्रॉफिट कितनी बार आपके इंटरेस्ट को कवर कर देगा? 10 टाइम्स। तो बस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसी को ही कहते हैं, और ये हमेशा टाइम्स में निकलती है। हाँ, अब हमारे लिए मेन चैलेंज यहाँ पर क्या होता है कि हमें तो चाहिए होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन क्वेश्चन आपको मोस्टली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देगा। तो आपको उसे EBIT बनाना होगा। कैसे? हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचते हैं ना, तो उसका एक पूरा पैटर्न होता है कि पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर उसके बाद टैक्स माइनस होता है। तो जब आपको रिवर्स चलना है ना, तो आपको अपोजिट काम करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको EBIT तक पहुंचना है, तो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाना है। तो उसमें आप क्या करोगे? टैक्स ऐड कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा PBT। फिर उसके बाद आप इसे बनाएंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आप ऐड कर देंगे इसके अंदर इंटरेस्ट, तो आपको मिल जाएगा आपका EBIT। ठीक है, बहुत सिंपल सी रेशियो है। अगर ये रेशियो हाई आती है तो ये लेंडर्स के लिए बेटर है, क्योंकि ये आपके हाई प्रॉफिट मार्जिन को इंडिकेट करती है कि अगर आप ज्यादा अपने इंटरेस्ट को कवर कर पा रहे हो, इसका मतलब आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो ना, तो ये बेटर इंडिकेशन है फॉर द सेफ्टी मार्जिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेंडर्स। ठीक है, so question number 69 is from the following details calculate interest coverage ratio। आपको निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म। यस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। अब आपको चाहिए EBIT, बट क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको? देखो जरा, क्वेश्चन में दे रखा है आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6% डिवेंचर और टैक्स रेट है 30%। तो इसका मतलब हमें ये वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले यहां पर दे रखा है क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितने का है वो है 7 लाख। अब आपको ऐड करना है इसके अंदर टैक्स, और टैक्स ना उन्होंने आपको निकाल के नहीं दिया, आपको रेट दिया 30%। कितना आएगा? ये जो आपको 7 लाख दे रखे हैं, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। आपने जो टैक्स का 30% कैलकुलेट किया होगा, वो आपने बिफोर टैक्स का कैलकुलेट किया होगा ना। आप यही गलती मत कर बैठना कि आप इस 7 लाख का 30% निकालने बैठ जाओ, ये गलती है आपकी। क्योंकि देखो जरा, क्योंकि अगर कोई प्रॉफिट सपोज करो 100 था, उसमें से 30% आपने टैक्स पे कर दिया, तो वो प्रॉफिट कितना बचा आपके पास? 70% ना। तो ये बेसिकली आपके प्रॉफिट का सिर्फ 70% हिस्सा है। आप अगर 70% हिस्से का 30% निकाल दोगे, तो आप तो टैक्स कम कैलकुलेट कर रहे हो। समझ रहे हो इस बात को? आपका प्रॉफिट 100 रुपए का था, 30% टैक्स पे करते हैं, तो आपने 30 तो डिडक्ट कर दिया ना, तो 70% प्रॉफिट है तो बचा आपके हाथ में। तो ये 70% प्रॉफिट है सिर्फ, आपको तो 100% प्रॉफिट चाहिए। तो देखो कैसे निकालते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे 7 लाख डिवाइडेड बाय, ये कितना परसेंट बचा हुआ है? 70%। आपको कितना निकालना है? हमें सिर्फ टैक्स निकालना है ना, क्योंकि हमें सिर्फ टैक्स निकालना है, इसलिए हमने टैक्स का परसेंटेज लिख दिया। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ 40 होता तो इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60। बेसिकली करना क्या है? टोटल 100 बनाना है। तो ये आया आपके पास 3 लाख। अब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास? 10 लाख। ये क्या निकल कर आया है? PBT। अब क्या ऐड करते हैं? किसके ऊपर होता है इंटरेस्ट? लॉन्ग टर्म डेट्स के ऊपर। हमारे पास क्वेश्चन में एक ही लॉन्ग टर्म डेट है, 6% डिवेंचर्स, और वो भी कितने के हैं? 20 लाख के। तो 20 लाख का 6% कितना हुआ? 1,20,000।
20 लाख के डेट है हाँ 1,20,000 और 6% का इंटरेस्ट है, तो 1,20,000, तो ये कितना हो गया? 11,20,000 ये हो गया आपके पास 11,20,000। ये क्या निकल कर आया है? EBIT। तो यहाँ पे आपने लिखा 11,20,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अभी तो कैलकुलेट किया आपने इंटरेस्ट 1,20,000। बताइए कितना टाइम्स आएगा? 9.33 टाइम्स। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियोज है हमारे पास। अब लास्ट रेशियो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसका फॉर्मूला सिंपल सा हमारे रेशियो के नाम से निकलता है, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेसिकली ये एक रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन द डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। और जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर ऑनर्स फंड और बोरोड फंड दोनों होता है। तो बेसिकली किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अगर आपको बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर याद हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसमें आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये रेशो। ये रेशो कैलकुलेट की जाती है उस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, जहां पर हम ये चेक करते हैं कि किसी कंपनी को डेट लेना फायदेमंद है या फिर डेट लेना उसके लिए नुकसान के लिए, मतलब फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। जहां डेट लेने की वजह से हमारे शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, तो उस चीज को चेक करने के लिए इस वाली रेशो का यूज किया जाता है। ठीक है, तो डेट से हमारा मतलब, अभी हम इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, तो ये पता चल चुका है कि डेट से हमारा मतलब नॉन करंट लायबिलिटी से है। और कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है, या तो नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, या फिर शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स भी कहा जाता है, तो कभी अगर आपको क्वेश्चन में नेट एसेट्स गिवन हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर ये रेशो हाई आती है तो ये रिप्रेजेंट करती है कि लेंडर्स के लिए फिर सेफ्टी कम है, बट कंपनी के लिए फायदा है, मैनेजमेंट के लिए फायदा है, क्योंकि वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से अपने अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, और इसी का अपोजिट अगर रेशो लो आती है तो। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी रेशो है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। आपको 9% डिबेंचर, 8% पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सब कुछ गिवन है। सबसे पहला काम क्या है भाई हमारा? फॉर्मूला लिखना, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहां पर हमारा डेट से मतलब क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है क्या? नॉन करंट लायबिलिटी में भी दो चीजें आती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। भाई ये जो डिवेंचर्स हैं, ये जो पब्लिक डिपॉजिट है, क्या ये उधारी नहीं है? तो आपको क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी दे रखे हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी। बताइए जरा डिवेंचर्स कितने के आपके पास? आपके पास क्वेश्चन में 2 लाख के डिवेंचर्स हैं और 5 लाख की, हाँ 5 लाख की पब्लिक डिपॉजिट है 2 लाख provisions। और 2 लाख के आपके प्रोविजंस हैं। तो टोटल डेट आपका कितना है? 9 लाख का आपको डेट मिल गया। अब नेक्स्ट क्या चाहिए भाई? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आपके पास क्वेश्चन में नेट फिक्स्ड एसेट्स है? वर्किंग कैपिटल है? इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। सेकेंड वाले फॉर्मूले के लिए मुझे चाहिए शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड दे रखा है क्या डायरेक्टली? डायरेक्टली तो नहीं दे रखा, बट शेयर होल्डर फंड के 2 कंपोनेंट होते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपको क्वेश्चन में शेयर कैपिटल गिवन है 8 लाख की, और रिजर्व्स एंड सरप्लस है हमारे पास 5 लाख की। शेयर कैपिटल हो गई 5 लाख के, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये तो शेयर होल्डर फंड हो गया। नॉन करंट लायबिलिटी कितने की है? नॉन करंट लायबिलिटी अभी अभी आपने कैलकुलेट करी 9 लाख की, तो 22 लाख की आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो चुकी है। यार आपका 0.41:1। ठीक है, सिंपल। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और सॉल्वेंसी रेशियो को कंप्लीट करते हैं। 77, क्वेश्चन नंबर 77 भी देख लेते हैं एक बार। आपको फिर से यही रेशियो कैलकुलेट करनी है। 10% प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है, और 9% लोन फ्रॉम IDBI है। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बताइए यहाँ पे हमारे पास डेट यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी है क्या? डायरेक्टली आपको दे रखा है 9% लोन है ना हमारा डेट, तो आपको सीधे सीधे डेट गिवन है 30 लाख का। कोई दिक्कत तो नहीं है?
कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं तो फिर से मेरे पास ना तो नेट फिक्स एसेट्स तो है ही नहीं, इसका मतलब दूसरे से ही निकलेगा। शेयर होल्डर फंड यहां पर भी नहीं है, बट शेयर कैपिटल्स हैं। मेरे पास 5 लाख की एक कैपिटल है प्रेफरेंस की और 15 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है। रिजर्व्स एंड सरप्लस है क्या क्वेश्चन में? 2 लाख के रिजर्व्स एंड सरप्लस है और नॉन करंट लायबिलिटी गिवन ही थी। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व तो यूज ही नहीं किया हमने। देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस जब गिवन है ना तो उसमें इंक्लूडेड है वो, तो लिख मत देना गलती से दोबारा। तो ये आ गया आपका 52 लाख, आप इसे यहां पर लिखेंगे 52 लाख को, तो ये आ गई आपकी 0.58:1। देखो बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये लास्ट की कुछ रेशियोज हैं, इनके आप 2-2 3-3 क्वेश्चंस भी ट्राई कर लोगे तो आपकी ये रेशियो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज सॉल्वेंसी रेशियो तक ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है।